हे गाइस, आज का मेरा पहला क्वेश्चन, कैन वी कंस्ट्रक्ट ए बेटर कैपेसिटर एज कंपेयर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर? डर गए क्या? अच्छा, प्रीवियस वीडियो में क्या सिखाया था? एक अकेला कंडक्टर जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक कैपेसिटर ही है, कि हम उससे बेटर कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का अगर जवाब देना है तो तुमको सबसे पहले ये समझना है कि बेटर कैपेसिटर का मतलब क्या है। तो सीधा सीधा अगर बोला जाए, बेटर कैपेसिटर का मतलब है एक ऐसा कंडक्टर या कोई ऐसा सिस्टम जो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, या जिस सिस्टम का कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। नाउ व्हाट यू मीन बाय कैपेसिटेंस ज़्यादा? कैपेसिटेंस ज़्यादा, तो लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन। कैपेसिटेंस क्या होता था? इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। हम कितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे जिसके कारण उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज कर जाएगा। वो जो चार्ज है उसी को ही हम कैपेसिटेंस बुलाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे फॉर द सेम राइज ऑफ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, देन इट इज़ ए बेटर कैपेसिटर। फील आया मैंने क्या कहा? समझ में आया? हम ज़्यादा चार्ज अगर स्टोर कर पा रहे हैं फॉर द सेम राइज इन पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, तो वो एक बेटर कैपेसिटर है। ठीक है, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? सो दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। आज हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं लिया, वी हैव टेकन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, और दोनों को हमने आसपास रखा। ठीक है, और हमने क्या किया, एक कंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, कंडक्टर 1 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और कंडक्टर 2 को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। पता है ना, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जितना चाहिए वो तुमको मैं बता के रख रहा हूँ। तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कंडक्टर का पहचान क्या है? उसके पास बहुत सारा अबंडेंट नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, भूखा फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट करेगा, लेके आएगा, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस कंडक्टर को सप्लाई कर देगा। तो यहाँ से अगर वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के लेके आता है तो दिस कंडक्टर विल बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस कंडक्टर 2 को वो नेक्स्ट सप्लाई कर देता है, साइमल्टेनियसली सप्लाई कर देता है, तो कंडक्टर 2 के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है। इज दैट क्लियर? पक्का? क्या इस प्रोसेस में इस सिस्टम के पास एनर्जी आएगा? बिकॉज हम यही देख रहे हैं ना, कैन इट स्टोर एनर्जी। देखो, बात को समझो। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आता है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव के पास नेगेटिव खुशी खुशी आ जाएगा, राइट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास खुशी खुशी आ जाएगा। बट अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कंडक्टर तक पहुंचना है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव टर्मिनल को भी क्रॉस करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट लाइक टू पास थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, दे विल रिपेल ईच अदर। तो इसको करवाता कौन है? इसको बैटरी करवाता है। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव टर्मिनल के अगेंस्ट लेके जाता है, इस नेगेटिव टर्मिनल को क्रॉस करवाता है, और इस कंडक्टर को रिटर्न सप्लाई करता है। मतलब यहाँ पर बैटरी जो है उसको काम करना पड़ता है। बैटरी डज वर्क, और बैटरी का जो काम है, बैटरी ने जितना काम किया उसका ही एक सेक्शन गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या तुमको समझ में? मैंने क्या कहा? देखो, ये डिटेल्स में, बहुत डिटेल्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझ के रखो कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल तक खुशी खुशी आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल को क्रॉस करवाने के लिए बैटरी को काम करना पड़ता है, और बैटरी ने जितना काम किया उसका एक पोर्शन सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो मुझे पूछ सकते हो ना, सर हम तो ये डिस्कस कर रहे थे ना कि अच्छा कैपेसिटर कैसे बनाएं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट। ये बहुत ज़रूरी था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना नेसेसरी है। लेट्स गो बैक टू द डिस्कशन दैट वी वर डूइंग कि इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स, विल इट बी ए बेटर कैपेसिटर? लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख के रखा है। ये फॉर एग्जांपल 2 कंडक्टर्स, 2 टर्मिनल्स और बैटरी के साथ कनेक्टेड है। एक से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दिया जाएगा। अच्छा, सेकेंडली देखो, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है।
इसका मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज से जितना फील्ड लाइंस निकलेगा सारा का सारा फील्ड लाइंस इसी कंडक्टर के सरफेस पे ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर मैं प्लस क्यू कहता हूँ, यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस निकलेगा और सारा फील्ड लाइंस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा चीज़ जो तुमको समझना है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस गेट टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि हाउ कम दिस अरेंजमेंट या विल दिस अरेंजमेंट बी ए बेटर कैपेसिटर एज कम्पेयर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल तुम इस चीज़ को ढक दो, इसको मत देखो, सोचो ये कंडक्टर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कंडक्टर हियर। तुम सिर्फ इसको देख लो, आइसोलेटेड कंडक्टर, सोचो ऐसे, इमेजिन करो ये आइसोलेटेड है, ठीक है। तो इसका कुछ पोटेंशियल बनेगा, ये जो चार्जेस है इन चार्जेस के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा उस कंडक्टर का, ठीक है ना। कुछ पोटेंशियल बना, हमको पता है कि हम क्यू चार्ज डिपॉजिट कर पा रहे हैं सच दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर रेजेस बाय 1 वोल्ट। ये हो गया आइसोलेटेड। इज दैट क्लियर? हमने सिर्फ इसको सोचा, इसके बारे में सोचा अगर ये अकेला होता तो। अभी हमने क्या किया, इसके सामने हमने और एक कंडक्टर को रखा जिसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब ये अकेला था वो केस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी अगर इस कंडक्टर के सामने हमने और एक कंडक्टर रखा जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो एक बात ये बताओ कि इस बार इस सिचुएशन में अगर मैं इस कंडक्टर का पोटेंशियल पूछूं तो तुम कैसे निकालोगे? जवाब क्या होगा? सर अभी अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल बताना है, एज बिकॉज यहाँ पर 2 चार्ज अरेंजमेंट है, वी नीड टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक तो इस चार्ज के लिए उसके खुद के चार्ज के लिए एक पोटेंशियल होगा, और ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसका भी पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। इस चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल बनेगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी कुछ पोटेंशियल बनेगा। दोनों पोटेंशियल को जोड़ूंगा तब जाके मुझे इस कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल पता चलेगा, और इसी डिस्कशन में इस क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है। देखो, अगर ये अकेला होता तो इस चार्ज के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनता, इस पॉजिटिव चार्ज के। बट अगर ये कंडक्टर इसके पास, इफ इट इज नियर दिस, तो एक बात ये समझो, इस चार्ज के लिए उसका खुद का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल बनेगा ही, प्लस इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा इस पे, एज बिकॉज इट इज कंटेनिंग नेगेटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस का जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन आएगा इस कंडक्टर पे, वो भी तो नेगेटिव ही होगा, वो भी तो नेगेटिव ही होगा। इसके कारण कुछ पोटेंशियल बनेगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा कंट्रीब्यूशन होगा? वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होगा। विच मीन्स इस कंडक्टर का अगर तुम मुझे पूछोगे सर फाइनल पोटेंशियल कैसा होगा, तो मैं बोलूँगा उसके खुद के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, और पास का जो कंडक्टर है उसके कारण एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो एज ए होल द पोटेंशियल विल डिक्रीज एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब ये अकेला था, बिकॉज इसके साथ के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसका जो पार्टनर है, ये जो दूसरा कंडक्टर है, वो एक नेगेटिव पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इस कंडक्टर का इस बार का जो पोटेंशियल है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब वो अकेला था। इज दैट क्लियर? मतलब हमने पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। अगर हमने पोटेंशियल को ही डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है? नाउ वी कैन स्टोर मोर चार्ज ऑन द कंडक्टर बिकॉज पोटेंशियल खुद डिक्रीज हो गया। तो इस बार इसी कंडक्टर में, इसके प्रेजेंस में, एज बिकॉज इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊंगा एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब ये अकेला था। इज दैट क्लियर? पक्का? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन दिस कंडक्टर एंड वी कैन स्टोर मोर चार्ज, विच डेफिनेटली establishes the fact कि this arrangement will basically serve a better capacitor, will basically prove to be a better capacitor as compared to a single isolated conductor. ठीक है? पक्का समझ में आया? ये था फील। आई होप से तुमको ये समझ में आया। अच्छा, कुछ और टर्म्स है जो तुमको मैं बता के रखना चाहूँगा। पहला ये है कि अगर तुम मुझे पूछोगे सर कैपेसिटर में कितना चार्ज है, मैं बोलूँगा नेट चार्ज तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो टोटल में चार्ज कितना हो गया? टोटल में चार्ज ज़ीरो हो गया। क्या इस वक्त इसी मोमेंट तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया, सर चार्ज तो ज़ीरो है तो एनर्जी कहाँ से आएगा? यार, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज ज़ीरो है। एनर्जी डिपेंड करता है कि चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। एक बात ये सोच के देखो, इन पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस को तुमने अलग करके रखा है,
क्या ये अच्छी बात है? क्या नेचर चाहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग रहे? नहीं ना यार, तूने पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करके रखा है। दैट मीन्स ऑब्वियसली इसमें एक्सटर्नल एजेंट मतलब बैटरी ने काम किया होगा, सो ऑब्वियसली देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड एट द सेम टाइम तुमने इस कंडक्टर में इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्राउड करके रखा, इसके कारण भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। इतने सारे नेगेटिव चार्जेस को एक ही जगह पर तुमने क्राउड करके रख दिया, उसके कारण भी कुछ एनर्जी आएगा। तो यस, इस पूरे सिस्टम के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। एक तो तुमने पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करके रखा, एक तो पॉजिटिव चार्जेस का ग्रुपिंग है, एक तो नेगेटिव चार्जेस का ग्रुपिंग है, तो इन सारे इंटरैक्शंस के कारण इसके पास एनर्जी है। इज दैट क्लियर? बिकॉज एनर्जी है या नहीं है वो इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर कैपेसिटर में कितना चार्ज है, या बुक्स में देखोगे तो ऐसा लिखा रहता है कैपेसिटर में क्यू चार्ज है। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि कैपेसिटर में क्यू चार्ज है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमको कह दूं कि सुनो कैपेसिटर में क्यू चार्ज है, इसका मतलब तुमको ये समझ आएगा कि कैपेसिटर का जो कंडक्टर जो हायर पोटेंशियल पे है उसके पास प्लस क्यू चार्ज है, और कैपेसिटर का जो कंडक्टर लोअर पोटेंशियल पे है उसके पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटर में क्यू चार्ज कहते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कंडक्टर में कितना चार्ज है वही कहते हैं। प्लस क्यू हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर में होगा, माइनस क्यू लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर पे होगा। इज दैट क्लियर? ये समझ के रखना। लास्ट सिंपल से इसका सिंबल है, दो पैरेलल प्लेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे रजिस्टर का एक सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल होता है। ये हो गया दो पैरेलल लाइंस, इससे हम कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक एरो साइन बना के रखा है। ये एरो साइन ये बताता है कि इसका कैपेसिटेंस बदल सकता है, इसका कैपेसिटेंस बदल सकता है। इसको हम क्या बुलाएंगे? वेरिएबल कैपेसिटेंस। इसको लेके लोड मत लो, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी सिर्फ टर्म्स याद करके रखो। अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, अगर कैपेसिटेंस बदल सकता है तो हम ये एरो साइन दे के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। लेट द टाइम कम, आई विल एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके। सो हमने ये कंक्लूड कर दिया। अभी हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा एक अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इस बार दो प्लेट्स लिया, देयर आर टू प्लेट्स, और ये तुमको जो व्यू दिख रहा है दिस इज एक्चुअली द साइड व्यू, इसलिए प्लेट का तुमको साइड्स दिख रहा है। दिस आर टू कंडक्टर्स मेटालिक प्लेट्स। ये एक प्लेट है ऐसा, आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, और ये एक प्लेट है ऐसा, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा है, और यही जैसा कुछ होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इस प्लेट को सप्लाई कर देगा। तो इसके पास कितना चार्ज आया? प्लस क्यू। इसके पास कितना चार्ज आया? माइनस क्यू। और प्लेट का जो एरिया है वो हमने ए मान के रखा है। तुम हो ना मेरे साथ? समझ में आ रहा है ना? प्लेट का एरिया हमने ए मान के रखा है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने डी माना। क्या माना? दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने डी माना। और ध्यान से सुनना, डी जो है it is very very small as compared to the dimensions of the plate. D जो है वो बहुत छोटा है as compared to the overall dimension of the plate. इससे हमारे डिस्कशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर D बहुत छोटा है, try to imagine if D is very small then the two plates are very very close to each other. If they are very close to each other, that's because it is very small. And if you get between the plates, अगर तुम दोनों प्लेट्स के बीच चले जाओगे तो बीच से अगर दोनों प्लेट्स को देखोगे तो दोनों प्लेट्स कैसे दिखाई देगा? द प्लेट्स विल अपेयर टू बी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज टू यू। याद है ना, ये चीज़ मैंने पढ़ाया था कि अगर प्लेट के बहुत सामने चले जाओगे तो प्लेट या वो जो शीट है, वो जो सरफेस है, वो तुमको इनफाइनाइट दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं तुमको पूछूं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का फील्ड क्या होगा, तो कि इनफाइनाइट शीट के लिए जो फील्ड हमने सीखा था कितना होता है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, वो वाला फॉर्मूला हम इस बार यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। और एक चीज़ मैं बता के रखता हूँ, इन दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम हमने क्या मान के रखा है? वैक्यूम मान के रखा है। हमेशा याद रखना, दोनों कंडक्टर्स के बीच का मीडियम इंसुलेटिंग होना पड़ेगा। ये मीडियम भी क्या होगा? इंसुलेटिंग होगा। किसी को कोई डाउट है? बहुत लोगों में कन्फ्यूजन आ जाता है। खुद सोच के देखो भाई, अगर ये वाला बीच का मीडियम इंसुलेटिंग ना होकर कंडक्टिंग हो गया तो क्या तुम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कंटेन कर पाओगे? क्या तुम नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर ट्रैप रख पाओगे? नहीं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस एज बिकॉज बीच का मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, दे विल गो एंड मीट विथ ईच अदर।
तुम चार्जेस को अलग अलग नहीं रख पाओगे। तो हमेशा याद रखना ये जो बीच का मीडियम है, ये जो बीच का मीडियम है, इट विल ऑलवेज बी एन इंसुलेटर, ठीक है ना, इट ऑलवेज हैज टू बी इंसुलेटिंग, ताकि हम चार्जेस को अलग अलग रख पाए। इन दिस डिस्कशन हमने उसको वैक्यूम मान के रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। कैपेसिटेंस निकालना है, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते V, बिकॉज C का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Q/V। तो पहले V निकालते, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाऊंगा तो d डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और वही होगा हमारा पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना वो देखते हैं। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख के रखा है। आई होप सो तुमको ये पता है एग्जैक्टली दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने ये तुमको पहले करके दिखाया है, खुद सोच के देखो। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट का, इस पॉजिटिव शीट का कंट्रीब्यूशन देखूंगा तो कितना आएगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव शीट का कंट्रीब्यूशन देखूंगा वो भी इसी तरफ बनेगा, दैट इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। बोथ द फील्ड्स विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का 2 टाइम्स, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये हो गया रिजल्टेंट फील्ड। हम लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया पोटेंशियल। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज डेंसिटी हम प्लस सिग्मा मान सकते हैं, इस प्लेट का चार्ज डेंसिटी हम माइनस सिग्मा मान सकते हैं। तो सिग्मा को अगर हम चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, चार्ज बाई एरिया, Q बाई ए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्या आ गया D, बस सिंपल पोटेंशियल निकाल लिया हमने, ठीक है। बस अभी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस क्या होगा देखते हैं। कैपेसिटेंस इन दिस केस C इज इक्वल टू Q/V। चार्ज कितना है Q प्लेट में, एंड पोटेंशियल इन दिस केस V, इन दिस केस इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा एक बार लिखते हैं, दैट इज Q इंटू D, ऊपर कितना आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर। Q gets cancelled out and capacitance का जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है that is A into epsilon naught by D, and again capacitance in this case depends upon the shape and size of the conductor, area पे dependent है, spacing between the plates पे dependent है, epsilon naught is a property of the medium, तो दो plates के बीच का जो medium है उस पर भी depend कर रहा है, just like the previous case, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डिस्कशन बहुत आगे तक चलता है, दिस इज द बिगिनिंग। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। पैरेलल प्लेट का कितना होता है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। ओके 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 ओके। और एक छोटा सा चीज़ बाकी है, देखो यहाँ पर मैंने ना दो प्लेट्स का एजेस ड्रॉ किया, ये जो दो एजेस है, और एजेस में क्या होता है ना, थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जिसके कारण एजेस में जो फील्ड होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। जैसे कि प्लेट्स के बीच का फील्ड जो होता है हम कैसे मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट देम विथ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एजेस में जो फील्ड है वो थोड़ा बेंड होता है रियलिटी में, ठीक है ना। और इस इफेक्ट को हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। इस फील्ड को हम फ्रिंज फील्ड कहते हैं, बिकॉज चार्जेस थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रियलिटी में ऐसा है, बट इन इफेक्ट्स को हम अपने डिस्कशन में कंसिडर नहीं करते। हम फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हैं, फील्ड को पैरेलल मानते हैं, और यही सोच के करते हैं, बिकॉज दिस मेक्स द कैलकुलेशन ईजियर। हम इसको इग्नोर करेंगे, बट जान के रखना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी में फील्ड लाइन हमेशा यूनिफॉर्म में एंड पैरेलल नहीं होता, एजेस में थोड़ा बेंड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, और उनको फ्रिंजिंग फील्ड भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर। ये डिस्कशन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अरे यार ये मिट गया, मैं लिख लेता हूँ, बैटरी एक्सट्रैक्ट्स सब, ठीक है ना। तो ये तुमको पॉज करके अच्छे से लिख लेना है, बहुत बढ़िया नोट्स है, बहुत हेल्प करेगा तुम जब रिवाइज करोगे। इसको अच्छे से लिख के रखो, पॉज करके, देन वी मूव ऑन एंड कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन, ठीक है। चलो नोट करो। अभी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी सिनेरियो ऐसा है कि अगर तुम्हारे सामने दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स रखा हुआ है यहाँ पर, देयर आर 2 प्लेट्स हियर। एक में चार्ज है Q1, दूसरे में चार्ज है Q2, एरिया A दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन एज D।
और पूछा क्या है कि बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये पूछा गया है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी अगर कैपेसिटेंस पूछा गया है, सो वी शैल फॉलो द सेम बेसिक रूल्स। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है? Q by V। लेकिन द पॉइंट दैट इज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन हियर इज दैट कि सर एक प्लेट में Q1 चार्ज है, दूसरे में Q2 है। हमने तो कैपेसिटर जो स्टडी किया है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है, उस तरीके से हमने कैपेसिटेंस निकाला है। यहाँ पर तो थोड़ा अलग दिख रहा है। येस डेफिनेटली यहाँ का सिचुएशन थोड़ा अलग है, बट मैंने ये भी सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास दो प्लेट्स है, दोनों में अलग अलग चार्जेस है, तो सरफेसेस में चार्जेस कितना आता है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। इन सरफेसेस में कैसा चार्ज आता है उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने तुमको सिखाया था। एक बार हम हर एक सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है एक बार वो देखते हैं, तो तुमको एग्जैक्टली फील आएगा कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डू यू रिमेंबर द ट्रिक? क्या था, क्या सिखाया था? मैंने यही सिखाया था कि अगर दोनों प्लेट्स में अलग अलग चार्जेस है, हाउ विल द चार्जेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड द रूल इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द टोटल चार्ज विल ऑलवेज अपीयर ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है? तो हाफ ऑफ द सम ऑफ द टोटल चार्ज मतलब यहाँ पर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है? तो यहाँ पर अगर Q1 है और इस तरफ Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ चुका है, तो इस सरफेस में कितना आएगा, Q1 माइनस ऑफ दिस। याद है ना, रिमेनिंग चार्ज Q1 का इतना पोर्शन इधर आ गया, बाकी कितना है, Q1 माइनस ऑफ दिस, जो कि इस सरफेस पे आएगा। तो Q1 माइनस दिस कितना आएगा ये बताओ। इस तरफ आएगा तुम्हारा Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है ना? Q1 माइनस दिस इस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो लेट अस से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को समझो। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यस डेफिनेटली हो सकता है। तब Q1 माइनस Q2 बाई 2 का साइन खुद Q1 Q2 का वैल्यू जब पुट करोगे तो ये क्वांटिटी खुद नेगेटिव आ जाएगा। तो तुमको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमको Q1 Q2 का वैल्यू नहीं पता। तुमने जो माना है वो अगर गलत है तो फाइनली जब वैल्यूज पुट करोगे तो साइन के साथ निकलेगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है? हम ऐसा मान के ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मैंने तुमको ये भी सिखाया था कि फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या हमने माइनस साइन लगा दिया। तो अभी अगर मैं तुमको सीधा सीधा पूछूं कि मैंने सिखाया है कि कैपेसिटर प्लेट्स विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर प्लेट्स का जो चार्ज होगा वो हम किसको मानेंगे? वो हम मानेंगे कि इसके इनर सरफेस पे और इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज आ रहा है Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये जो चार्ज है दैट विल बी ट्रीटेड एज द चार्ज इन द कैपेसिटर प्लेट, बिकॉज यही वो दो ग्रुप ऑफ चार्जेस है जो इन दोनों प्लेट्स के बीच के फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? तो कैपेसिटर में कितना चार्ज है अगर मैं पूछूं तो बोलोगे सर Q1 माइनस Q2 बाई 2। दे आर द चार्जेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस कैपेसिटर, दे आर द चार्जेस विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सबको पता है, कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही दिखा रहा हूँ तुमको। ठीक है ना? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है Q बाई V। Q तो हमको पता है कितना चार्ज है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। V निकालना पड़ेगा। V क्या है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले, दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है मैंने यही सिखाया था, कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ये जो सिग्मा बना है वो किसके लिए बना है, वो इस चार्ज के लिए बना है, इस चार्ज के लिए जो डेंसिटी बनेगा। तो सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया। चार्ज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज चार्ज बाई एरिया, और एक एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है। तो ये हो गया दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अच्छा, ये पता चल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, एंड इन दैट केस दैट इज इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम ये पुट कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई व्हाट, ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट इंटू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? तो V पता चल गया ना, बस अभी तो सिर्फ एक ही लाइन चाहिए,
कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैपेसिटेंस C कितना होगा, चार्ज बाई V। कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज भाई, यही कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो चार्ज में हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2/2, गलती नहीं करने का, जो चार्ज कैपेसिटर बनाता है उसी को लिखने का। और Q/V, V की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, ओके, डिवाइडेड बाय, अच्छा D एक ऊपर रहेगा और नीचे क्या रह जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाओ तुम लोगों को, देखो, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। अरे भाई ये तो तुम लोगों के साथ धोखा हो गया, इतना मेहनत करने के बाद A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D आ रहा है, जो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अरे भाई आना ही चाहिए, तुमको क्या लगा था अलग आ जाएगा, चार्जेस बदल दोगे तो। यार किसी सिस्टम का कितना कैपेसिटेंस है, वो कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, वो तो एक कांस्टेंट होगा ना। अगर मीडियम को हम कांस्टेंट रखते हैं तो वो तो चार्जेस के ऊपर कभी डिपेंड ही नहीं करता। देखो वहाँ पर भी क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो वो उस वक्त उस सिस्टम में कितना चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, इट्स ए कांस्टेंट, एंड इन दिस केस ऑल्सो इट इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि व्हाट इज द चार्ज इन द कैपेसिटर। तब क्या बोलोगे, Q1, गलत, Q1 नहीं है, व्हाट इज द चार्ज विच इज कंस्ट्रक्टिंग द कैपेसिटर, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, आई होप सो मैं तुमको समझा पा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आइडिया यहाँ पर कंप्लीटेड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंपल, एकदम सिंपल चीज़ है। देयर आर टू प्लेट्स, हमको निकालना है फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच कितना फोर्स है वो निकालना है। फोर्स होगा ना, डेफिनेटली होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अपनी तरफ खींचता है। हमने रोक के रखा है, लेकिन ये तो इसको हमेशा खींच रहा है। सिंपल ना। तो इस पर अगर हमको फोर्स निकालना है तो इसके कारण यहाँ पर कितना फील्ड बन रहा है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसको हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जैसा कंसिडर कर रहे हैं। और एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इस जगह पर, इस प्लेट वाले रीजन में कितना फील्ड बनेगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज माइनस क्यू है। तो जो इस तरफ फोर्स लगेगा, एफ फोर्स, वो एफ फोर्स का वैल्यू कितना होगा, दैट इज चार्ज इन दिस प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ रहा है ना, टोटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक कॉलम पे कितना फोर्स लगता है, तो क्यू कॉलम पे कितना फोर्स लगेगा, एक कॉलम पे अगर ई फोर्स लगता है तो क्यू कॉलम पे क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा। वेरी बेसिक राइट, क्यू इंटू ई। अच्छा, ई की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, चलो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सिग्मा को अगर क्यू के फॉर्म में लिखना है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो क्यू बाई ए लिख सकते हैं ना। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, नीचे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर था, और एक क्यू है तो क्यू क्यू मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर भी एक क्यू बाई ए आया था, क्यू बाई ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। तुमको फाइनली क्या मिला, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स। और ये समझना कि इस प्लेट ने इस पे जितना फोर्स लगाया, ये प्लेट भी इस पे उतना ही फोर्स लगेगा। बिकॉज वी ऑलवेज नो न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो किसी भी एक प्लेट में इतना फोर्स लगता है, फॉर्मूला याद करना है, ज़रूरी है, यूज़ में आता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद रखना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। ठीक है, चलो लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे।